हेलो डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए फिर से लेकर आए हैं साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का एग्जाम एनटीपीसी का चल रहा है। 5, 6, 7 जून तक का एग्जाम हो चुका है और बहुत सारे स्टूडेंट हमारे एग्जाम दे चुके हैं। जितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अभी एग्ज़ाम नहीं दिया है, अभी एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन तो भाई सबका आ चुका है, लेकिन अभी एडमिट कार्ड नहीं आया कि कौन से डेट को हमारा एग्ज़ाम है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, एक बार वीडियो को जरूर देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके जितने भी एग्ज़ाम हो चुके हैं उसी से क्वेश्चंस यहाँ पर हम लेकर आए हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हम आपको सॉल्व करा रहे हैं। जिसके अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन पूछा गया है उसी से रिलेटेड वैसे ही क्वेश्चंस हम आपके लिए ला रहे हैं, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए और एक भी क्वेश्चंस आपका छूटे नहीं एग्जाम में। ऐसा ना हो कि एक नंबर से आप फेल हो जाओ और आपका सिलेक्शन ना हो पाए। तो अब की बार तो आपको एनटीपीसी लाना ही लाना है। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक और वीडियो को जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रकाश में कौन सा घटक पीनियल ग्रंथि द्वारा निर्मित मेलाटोनिन के दमन का कारण बनता है? यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मेलाटोनिन के दमन का, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी कि नीला कलर जो मेलाटोनिन के दमन का कारण बनता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका है सेकंड, बर्तन की सफाई के लिए किस रसायन पदार्थ का उपयोग करते हैं? तो कौन से रसायन पदार्थ का उपयोग किया जाता है बर्तन की सफाई के लिए? हम यहाँ पर बर्तन की सफाई की बात कर रहे हैं, तो आपको बताना है अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग करते हैं, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अमोनियम क्लोराइड का सूत्र होगा NH4Cl। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कार्बन किस युक्त का पदार्थ है? देखिए, कार्बन किस युक्त का पदार्थ है, तो आपको बताना है जो कार्बन होता है वो किस युक्त का पदार्थ होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ए। क्या हो जाएगा? ए होगा या बी होगा या सी होगा या फिर डी होगा? जल्दी से कमेंट करके हमें बताइए इसका राइट आंसर क्या है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट यहाँ पे बता रहा है कि कार्बन जो है वो हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन का एक क्या है? अपर रूप है। ठीक है, अपर रूप है, लॉट रूप है। ठीक है, ये तीनों कार्बन के विभिन्न रूप हैं जिसमें कार्बन परमाणु की संरचना भिन्न होती है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा विद्युत का कुचालक है? विद्युत का कुचालक की जब बात करते हैं तो आपको बताना है कि ऑप्शन ए, हीरा विद्युत का कुचालक होता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्कृष्ट धातु नहीं है। देखिए, उत्कृष्ट धातु नहीं ये पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सा उत्कृष्ट धातु नहीं है? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपको बताना है सोना और चांदी। ठीक है, सोना और चांदी होता है जो वो उत्कृष्ट धातु नहीं है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ब्रह्मांड में सबसे सर्वोत्तम उत्पन्न होने वाले तत्व किसे कहते हैं? देखिए, ब्रह्मांड में सबसे सर्वोत्तम होने वाले तत्वों की जब बात आती है तो आपको बताना है क्या? हाइड्रोजन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, हाइड्रोजन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसके अणु स्वतंत्र अवस्था में मिलते हैं? देखिए, स्वतंत्र अवस्था में कौन से अणु मिलते हैं? तो स्वतंत्र अवस्था की जब बात आती है यहाँ पर तो आपको बताना है हीलियम, आर्गन, नियॉन, ये सारे स्वतंत्र अवस्था में मिलते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, परमाणु धन आवेशित द्रव्यमान का बना होता है और बताया जाता है कि इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज थॉमसन ने की थी। थॉमसन ने बताया था कि परमाणु धन आवेशित द्रव्यमान का बना होता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है? देखिए, आवर्त जो सारणी होती है उसमें वर्गों की संख्या की जब बात हम करते हैं तो वर्गों की संख्या कितनी होती है? जल्दी से बताइए, आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है? 7, 18, 35 या 28?
तो आपको बताना है कि आवर्त की जो संख्या होती है वो 18 होती है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मेरे प्यारे स्टूडेंट, एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि कौन कौन से आवर्त के वर्ग होते हैं, कौन कौन से होते हैं। कितने स्टूडेंट को मालूम है इसका आंसर? जल्दी से बताइए, कितने स्टूडेंट को मालूम है कि कौन कौन से वर्ग होते हैं आवर्त में। मैंने बताया कि टोटल 18 वर्ग होते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे की। आवर्त सारणी में 36 पंक्तियां किसे कहते हैं? देखिए याद रखिएगा, यहाँ पर 16 वर्ग होते हैं, 7 आवर्त होती है। देखिए यहाँ पे याद रखना है, 16 वर्ग होते हैं, 7 आवर्त होते हैं। ठीक है, और पूछा जा रहा है कि आवर्त सारणी में 36 पंक्तियां कितनी होती है। ठीक है, 36 पंक्तियां कितनी होती हैं, तो आपको कमेंट करके बताना है भाई कितनी होती है। सॉरी, किसे कहते हैं ये पूछा गया है, आवर्तों कहते हैं या फिर किसको कहते हैं? वर्ग को कहते हैं। तो आपको बताना है कि ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, यानी आवर्त को कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या आपका पूछा जा रहा है, गामा कीड़े किसे कहते हैं? यानी गामा कीड़े जो होती है वो धनावेशित होती है, ऋणावेशित होती है या उदासीन होती है। तो गामा कीड़े की जब बात आए तो आपको बोल देना है कि गामा कीड़े जो होती है वो उदासीन होती हैं। इसलिए राइट आंसर आपका जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थायराइड ग्रंथि की जांच में कौन सा रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है? जब थायराइड ग्रंथि की जांच होती है तो किसी न किसी पदार्थ का यूज किया जाता है। वो कौन सा पदार्थ होता है आपको बताना है, रेडियो आयोडीन 131। ठीक है, इसलिए राइट आंसर क्या लगा देना है आप लोगों को, ऑप्शन ए बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चुंबकीय प्रभाव का एसआई यूनिट क्या है? चुंबकीय प्रवाह का एसआई यूनिट पूछा गया है। तो चुंबकीय प्रवाह का एसआई यूनिट तो आप बता दोगे वेबर। क्या बताओगे? वेबर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब आपको बताना है कि एम्पियर, टर्न, मास और टेस्ला किसका मात्रक है। जल्दी से कमेंट करके बताइए किसका। तो भाई एक एक करके आप लोगों को बताना है। एम्पियर टर्न जो होता है वो मैग्नेटोमोटिव फोर्स का मात्रक होता है, जिसे MMF भी कहते हैं। उसके अलावा टेस्ला, जिसे हम टी से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये चुंबकीय प्रवाह घनत्व की इकाई है। किसकी? चुंबकीय प्रवाह की घनत्व की इकाई है। ठीक है, अब लास्ट में आपका आता है क्या, द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान की इकाई क्या होती है आप बताओगे क्या, किलोग्राम। मेरे प्यारे स्टूडेंट, गॉस क्या है? ठीक है, गॉस किसकी इकाई है? अगर हम यहाँ पर बात करें, गॉस किसकी इकाई है? गॉस किसकी इकाई है? जल्दी से कमेंट करिए, कितने स्टूडेंट बताएंगे इसका राइट आंसर। तो आपको बताना चुंबकीय प्रेरण का, मैग्नेटिक इंडक्शन का, ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स का, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का इकाई गॉस है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक में मौलिक शक्ति नहीं है? देखिए प्रकृति में अगर हम मौलिक शक्ति की बात करें तो आपको बताना है तनाव। ठीक है, स्ट्रेस, तनाव जो प्राकृतिक में मौलिक शक्ति नहीं है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? मेरे प्यारे स्टूडेंट, उत्तरी ध्रुव की बात यहाँ पे की जा रही है और आपको इसका आंसर भी बताना है कि उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी। जल्दी से कमेंट करिए, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको बताना है क्या, रॉबर्ट पियरी। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, रॉबर्ट पियरी जो उत्तरी ध्रुव की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से अधिक जलन किससे पैदा होता है? तो आपको बताना है क्या, भाप से। देखिए याद रखिएगा, जितना आप उबलता पानी गिरा लीजिए अपने ऊपर, गर्म पानी गिरा लीजिए, ठीक है, पिघलती हुई फ्लॉपी बर्फ गिरा लीजिए, उतना जलन आपको नहीं पता चलेगा। हालांकि जलेगा तो बनी बात है, क्योंकि भाई आग है, आग से खिलवाड़ तो वैसे भी नहीं करना, लेकिन जो दर्द, जो जलन आपको सबसे ज़्यादा मिलेगी वो भाप से। अगर आप भाप से जलते हो तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो आपको बता देना है कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोटेशियम तत्व का प्रतीक क्या है? देखिए पोटेशियम तत्व की प्रतीक की बात की जा रही है, आपको बताना है क्या, के। ठीक है, के बिल्कुल राइट आंसर है। पोटेशियम तत्व का प्रतीक, इसका एटॉमिक नंबर होता है 19। कितना होता है? 19 होता है।
वहीं पे अगर हम बात करते हैं फ्लोरीन, इसका 9 होता है, ठीक है। वो अगर हम बात करते हैं फास्फोरस तो आपको बताना है क्या 15 होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया शुरू की जाती है। देखिए प्रकाश जो ऑक्सीकरण प्रक्रिया कब शुरू करता है तो आपको बताना है प्रकाश द्वारा, ठीक है। प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया शुरू की जाती है, प्रकाश के द्वारा शुरू की जाती है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है, किस कलर का दिखाई देता है और क्यों दिखाई देता है? आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। या फिर हमने आपसे पूछा कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है श्वेत, गहरा नीला, हल्का नीला या काला। आपको बताना है राइट आंसर ऑप्शन डी, यानी कि काला। अंतरिक्ष यात्री को आकाश जो होता है वो ब्लैक रंग का दिखाई देता है। किस कलर का? ब्लैक रंग का। अगर ये पूछा जाए कि आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है तो आपको बताना है नीला दिखाई देता है, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बाहरी वायुमंडल में ओजोन की परत हमारी मदद करती है, किस द्वारा मदद करती है? रेडियो तरंगों का परिवर्तन करके, या रेडियो संचार संभव बनाने में, या फिर वायुमंडल में का तापमान नियमित करने में, या अंतरिक्ष किरण कणों को अवशोषण करने में, या पराबैंगनी विकिरण का अवशोषण करने में। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो आपको बताना है कि जो बाहरी वायुमंडल में ओजोन की परत होती है वो वायुमंडल के ताप को नियमित करने में मदद करती है, इसलिए राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, नो। ऑप्शन डी, पराबैंगनी विकिरण को अवशोषण करने में मदद करती है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के विकिरण का पराबैंगनी प्रकाश किस परत के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में नहीं पहुंच पाता है? तो किसके कारण नहीं पहुंच पाता है? आपको बताना है ओजोन के कारण, ठीक है। ओजोन का सूत्र होता है O3, याद रखिएगा, ठीक है। ओजोन के कारण नहीं पहुंच पाता है। नेक्स्ट है, वह प्रकाशीय उपकरण कौन सा है जिसकी सहायता से दोनों आंखों से एक साथ दूरवर्ती वस्तुओं का आवर्धित रूप दिखाई देता है? क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। पूछा जा रहा है कि वह प्रकाशीय उपकरण कौन सा है जिसकी सहायता से दोनों आंखों से एक साथ दूरवर्ती वस्तुओं का आवर्धित रूप दिखाई देता है। तो किसकी सहायता से दिखाई देता है? दूरबीन की सहायता से, ठीक है। दूरबीन की सहायता से दिखाई देता है, इसलिए राइट आंसर क्या बताएंगे आप लोग? ऑप्शन ए बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है, अंतरिक्ष यात्री को, एक मिनट, ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड हो गया है यहाँ पे। नेक्स्ट है, जल में निम्नलिखित में से किस लवण की उपस्थिति में ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? मेरे प्यारे स्टूडेंट, ब्लू बेबी सिंड्रोम की यहाँ पे बात की जा रही है, किसकी उपस्थिति के कारण होता है? आपको बताना है क्या? नाइट्रेट। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ब्लू बेबी सिंड्रोम आपकी बॉडी में तब होता है जब नाइट्रेट्स की आपकी बॉडी में इंटर होना, यानी कि जब नाइट्रेट्स आ जाता है ऑक्सीजन की जगह तो आपको ब्लू बेबी सिंड्रोम जैसे डिसीज हो जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? तो किस संरचना द्वारा उन्हें पोषण प्राप्त करना पड़ता है? आपको बताना है प्लेसेंटा के द्वारा, ठीक है। जो गर्भ में पल रहे बच्चे होते हैं, प्लेसेंटा के द्वारा ही उनके शरीर में भोजन पहुंचता है। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? जब गर्भाशय में हम शिशु है या नहीं है, कैसा है, इसके बारे में पूरी जानकारी लेने के लिए हम क्या करते हैं? आपको बताना, अल्ट्रासाउंड का उपयोग करते हैं। अल्ट्रासाउंड करने पर आपको सारी चीज़ें पता चल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन्स का उपयोग किया जाता है? मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर गाय और भैंस के थनों की बात की गई है, तो कौन से हार्मोन्स का उपयोग किया जाता है? तो ऑक्सीटोसिन, ठीक है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स का उपयोग किया जाता है।
अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इंसुलिन हार्मोन्स की, तो आप सभी को पता है कि जब आपके बॉडी में इंसुलिन की कमी होती है तो आपको मधुमेह यानी कि डायबिटीज़ की कमी हो जाती है। तो दोनों चीज़ें आपको याद रखना है। नेक्स्ट, टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? देखिए, टीबिया नामक हड्डी की जब बात आती है तो आपको याद रख लेना है टांग। ठीक है, टांग में पाई जाती है आपकी टीबिया नामक हड्डी, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वचा की ऊपरी सतह को हम क्या कहते हैं? देखिए, त्वचा की ऊपरी सतह की बात की गई है। जैसे कि अभी तक आप लोग बहुत सारे टॉपिक पढ़े होंगे, हार्ट की जो कवरिंग होती है यानी कि जो ऊपरी लेयर होती है जिसको जो हार्ट को कवर करके रखता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? पेरिकॉर्डियम कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? पेरिकॉर्डियम कहते हैं। ठीक है, लंग्स की बात करें तो लंग्स को हम लोग प्लूरा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लूरा कहते हैं। ठीक है, मेनिंजिस कहते हैं किसको? ब्रेन के। मेनिंजिस कहते हैं ब्रेन की कवरिंग को। उसी तरीके से त्वचा की जो ऊपरी कवरिंग होती है उसे हम क्या कहते हैं, आपको ये बताना है। तो आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस कहते हैं, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व कौन से हैं? देखिए, दांत और हड्डी में जो पाए जाने वाले तत्व होते हैं वो कैल्शियम और फास्फोरस है। राइट आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कैल्शियम Ca जिसका एटॉमिक नंबर 20 होता है, प्लस फास्फोरस जिसको हम P कहते हैं, इसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा? 15 होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दो युग्मक के संयोजन को क्या कहा जाता है? यानी कि जो दो युग्मक का संयोजन होता है उसे हम क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। ठीक है, दो युग्मक की प्रक्रिया या संयोजन को हम क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? देखिए, नेत्रदान की जब बात करते हैं कि आँख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है, आपको बताना है क्या? कॉर्निया। ठीक है, क्या? कॉर्निया। कॉर्निया वाले पार्ट को क्या किया जाता है? प्रयुक्त किया जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नवजात शिशुओं में लगभग कितनी हड्डियां होती हैं? मेरे प्यारे डियर फ्रेंड्स, नवजात शिशु की अगर हम बात करते हैं तो नवजात शिशु में 300 हड्डियां होती हैं, और अगर हम अपने शरीर की बात करें तो 206 हड्डियां प्रेजेंट होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर में हृदय का क्या कार्य होता है? यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले हृदय के बारे में, तो हृदय के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यहाँ पर हृदय जिसका अध्ययन हम कहाँ पे करते हैं? कार्डियोलॉजी में किया जाता है। इसका अध्ययन कहाँ पे किया जाता है? कार्डियोलॉजी में किया जाता है। हृदय के चारों ओर के आवरण को हम पेरिकॉर्डियम कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरिकॉर्डियम के नाम से जानते हैं। हृदय में टोटल 4 चैम्बर होते हैं। कितने? 4 चैम्बर होते हैं। कौन कौन से? लेफ्ट ऑरिकल होता है, आपका राइट ऑरिकल होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल होता है और राइट वेंट्रिकल होता है। ठीक है, 4 वॉल प्रेजेंट होते हैं, 4 चैम्बर प्रेजेंट होते हैं। उसी तरीके से 4 वॉल भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कितने वॉल्व होते हैं? 4 वॉल्व भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेकिन इसका आंसर तो बताया ही नहीं कि हृदय का कार्य क्या होता है। सभी को पता है कि हृदय का कार्य जो होता है पंपिंग स्टेशन की तरह काम करता है, यानी कि पंप करना। ठीक है, इसी के द्वारा ही ऑक्सीजन एक शरीर से दूसरे शरीर में पहुंचता है। ठीक है, ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है वो हृदय के द्वारा ही होता है, याद रखिएगा। और जो ब्लड में क्या मिक्स होता है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का भी सर्कुलेशन किसके द्वारा हुआ? हार्ट के द्वारा ही हुआ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी है? अगर मानव हृदय की बात की जाए तो सभी को बताया मैंने कि 4 होती हैं कक्षें। कितनी कक्षें होती हैं? 4 कक्षें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? देखिए, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मायोग्लोबिन की। मेरे प्यारे डियर फ्रेंड्स, मायोग्लोबिन जो होता है उसमें लोहा होता है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे तांबा दिया है, रॉन्ग है, लोहा होना चाहिए। मायोग्लोबिन में लोहा यानी कि आयरन प्रेजेंट होता है। ग्लोबिन क्या है? ग्लोबिन एक प्रोटीन है, और ये किस कलर की प्रोटीन है? रेड कलर की प्रोटीन है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? भाई, रक्त का जो लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है, आप सभी को पता है।
अभी मैंने बताया कि ग्लोबिन एक प्रोटीन है, ग्लोबिन वर्ड कहीं पे आता है यानी कि रेड कलर, ठीक है, रेड कलर का पिगमेंट है। तो उस प्रकार से उस हिसाब से तो भाई रक्त का जो लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण ही होना चाहिए। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। हम बात करते हैं आरबीसीज की। आरबीसी जिसका पूरा नाम मैंने बताया रेड ब्लड सेल्स, क्या बताया, रेड ब्लड सेल्स। इसका जो जीवन काल होता है वो कितने दिन का होता है, 120 डेज का होता है। और आरबीसी में कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है, कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता, इसीलिए इसे ब्रेनलेस के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से भाई, ब्रेनलेस के नाम से। आरबीसी को हम ब्रेनलेस भी कहते हैं, ब्रेनलेस इसलिए कहते हैं इसके पास कोई न्यूक्लियस नहीं होता, और जिसके पास न्यूक्लियस नहीं होता उसे ब्रेनलेस कहा जाता है। उसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि आरबीसी को हम साइंस की लैंग्वेज में और किस नाम से जानते हैं। आपको बताना है कि इरिथ्रोसाइट्स, ठीक है, क्या बताएंगे, इरिथ्रोसाइट्स के नाम से जानते हैं, आपको बता देना है। वेरी इंपॉर्टेंट है कि आरबीसी को हम इरिथ्रोसाइट्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं डब्ल्यूबीसीज की, तो डब्ल्यूबीसीज को ल्यूकोसाइट्स के नाम से जानते हैं, किसके नाम से, ल्यूकोसाइट्स के। प्लाज्मा की बात करें तो थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से हम आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होता है, ठीक है। प्लेटलेट्स की बात करें तो प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से जानते हैं। अभी मैं आपको प्लाज्मा के बारे में भी बताऊंगी, डोंट वरी, ठीक है। तो अच्छा, इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है आरबीसी से। आरबीसी जब डेड हो जाती है तो कहाँ पे स्टोर होती है, आपको बताना है कि स्प्लीन पर स्टोर होती है, यानी कि प्लीहा पर स्टोर होती है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रिवीजन क्वेश्चन है जो आपको एक बार देख लेना है। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है, हीरा होता है। एक अश्व शक्ति के बराबर 746 वाट होते हैं। मैं बार बार ये क्वेश्चन को रिवीजन करा रही हूँ जिससे कि ये क्वेश्चंस आपको एकदम से रट जाए, भूले नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आपका है एक अश्व शक्ति के बराबर 746 वाट होता है, मैंने आपको बताया। स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज किसने की थी, वैक्समैन ने की थी। अणु की कृत्रिम विभाजन की खोज फर्मी के द्वारा किया गया था। हाइड्रोजन की खोज केवेंडिश ने की थी। गुणसूत्र में विभाजन ना होकर जो कोशिका विभाजन करते हैं उसे हम अर्धसूत्रीय विभाजन यानी कि इमाइटोसिस के नाम से जानते हैं। तो आपका राइट आंसर इसका अर्धसूत्रीय विभाजन हो जाएगा। आइनोस्फीयर की ऊंचाई किलोमीटर में है, कितने किलोमीटर की होती है आइनोस्फीयर की ऊंचाई, आपको बताना है 100 किलोमीटर की। नेत्र पर प्रकाश की मात्रा का नियमन करती है, कौन करता है, उपतारा करती है। नेत्र पर जो प्रकाश की मात्रा का नियमन करती है वो उपतारा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। प्रेशर कुकर में क्या होता है, दाब होता है ज़्यादा, ठीक है, दाब लगता है, अधिक लगता है, इसीलिए खाना जल्दी पक जाता है। दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ना कि घटता है। जब दाब बढ़ता है, ठीक है, तो जल का क्वथनांक भी बढ़ता है। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है और ये न्यूटन का तीसरा नियम कहलाता है, ठीक है। कौन सा नियम, तीसरा नियम कहलाता है। तांबा का शत्रु तत्व कौन सा है, भाई तांबा का जो शत्रु तत्व होता है वो गंधक को माना जाता है। आपको बताना है कि गंधक राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है, क्यों, क्यों प्रतीत होता है, क्योंकि प्रकीर्णन के कारण, ठीक है। प्रकीर्णन सबसे कम होता है रेड कलर में, इसलिए क्या होता है भाई, सूर्य उगते समय हमें क्या दिखाई देता है, रेड कलर का दिखाई देता है, ठीक है। नेक्स्ट, रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बेकरल के द्वारा किया गया था। दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 अंश के कोण पर झुके हुए हैं और इनके बीच रखी हुई गेंद एक प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, आपको बताना है 5। अब आपको क्वेश्चन को ये ध्यान से समझ लेना है। ये क्वेश्चन में कह रहा है कि दो समतल दर्पण हैं, दो समतल दर्पण हैं जो 60 अंश के कोण पर झुके हैं और इनके बीच जो रखी गेंद के प्रतिबिंब की संख्या होगी वो कितनी होगी, आपको बताना है 5 होगी। पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह का बर्ताव करता है, अवतल लेंस की तरह करता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, अवतल लेंस। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्वचा की ऊपरी सतह को क्या कहते हैं। ये क्वेश्चंस मैं आपसे पूछ रही हूँ, इसका आंसर आप सभी को हमें देना है।
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि त्वचा की ऊपरी सतह को क्या कहते हैं। ठीक है, त्वचा के ऊपरी सतह को क्या कहते हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। तो आज की क्लास यहीं पे हम समाप्त करते हैं। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ सफलता एजुकेशन अड्डा में। मेरे प्यारे फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लासेस कैसी लगी।